रेनू और रूपा पटना के मशहूर कारोबारी गणेश तिवारी की लाडली बेटियां थी। रेनू रूपा से 2 वर्ष बड़ी थी। रेनू का रंग रूप जहाँ ठीक ठाक था, वहीं रूपा बेहद खूबसूरत थी। जहाँ भी जाती उसकी सुंदरता का सिक्का जम जाता। सभी उसे दुलारते पुचकारते। दोनों का बचपन संपन्न परिवार की छत्र छाया में सुखपूर्वक बीत रहा था। दोनों एक साथ लुका छुपी खेलती तो कभी गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती। रूपा रेनू को अक्सर चिढ़ाया करती कि जैसा तेरा गुड्डा काला कलूटा है ना, वैसा ही तेरा दुल्हा होगा। रेनू भी तमक कर जवाब देती, अरे तू देख लियो, मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा। वक्त बीतता रहा। दोनों ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। रूपा हर मामले में रेनू से बढ़कर थी। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरे समाज में होती थी, मगर रंग रूप के साथ साथ पढ़ाई, पाक कला, गृह कार्य में भी वह दक्ष थी। गणेश तिवारी की समाज में काफी प्रतिष्ठा थी। इधर बेटियां बड़ी हुई, उधर उनके लिए रिश्ते आने लगे और एक शुभ संयोग में रेनू का रिश्ता राधानगर के निवासी हितेश दुबे से हो गया। हितेश एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक रखता था। अपने पिता का इकलौता बेटा था और बहुत हैंडसम था। रूपा ने जब हितेश को देखा तो मानो सम्मोहित हो गई। 6 फुट से निकलता कद, कठिला बदन, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श और बेहद सलीकेदार, साथ ही साथ बेहद अमीर। सचमुच वह किसी भी नौयौवन के सपनों का राजकुमार हो सकता था। रेनू और हितेश की शादी खूब धूमधाम से हो गई। गणेश तिवारी ने पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी। विवाह उत्सव के दौरान रूपा सज सवर कर विभिन्न आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। हर जगह आगे आगे थी। उसके रंग रूप का जलवा कुछ ऐसा चढ़ा था कि वर पक्ष के लड़कों के दिल पर मानो बिजलियां पड़ी थी तो लड़कियां ईर्ष्या से सुलग उठी थी। पूरे विवाह उत्सव में रूपा के रंग रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व की चर्चा थी। खैर, विवाह संपन्न हुआ और रेनू अपने पिया के घर चली गई। सपनों के एक सुंदर संसार से निकली तो कहीं अधिक सुंदर और सजीले संसार में चली गई। हितेश हर लिहाज से एक अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था और दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चलने लगी। कुछ अरसे बाद रूपा के लिए भी रिश्ते आने लगे, मगर रूपा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। वह हर लड़की की तुलना मन ही मन हितेश से करती। कोई लड़का लुक में हितेश से कमतर होता तो कोई पैसे में, किसी का परिवार होता तो किसी की गाड़ी और कोठी छोटी होती। रूपा एक तरह से मृत तृष्णा में जी रही थी। उसके अवचेतन को यह कबूल नहीं था कि उसका घर और किसी भी लिहाज से रेनू से कमतर हो। अपने इस महत्वाकांक्षा में उसने कई रिश्ते ठुकरा दिए। उसके पापा मम्मी बहुत समझाते कि छोटी मोटी किसी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना ठीक नहीं है, मगर रूपा के दिमाग में तो नंबर 1 होने की मुगलता चढ़ा था। इसी वहपों में 2 वर्ष बीत गए। रिश्ते आने भी कम हो गए। रूपा ने एमए प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। गणेश जी के सुख संपन्न जीवन को भी आखिरकार वक्त की नजर लगी। एक दिन उनके दुकान और गोदाम पर इनकम टैक्स की रेड हुई और इनकम टैक्स द्वारा उनके गोदाम को सील कर दिया गया और उन पर 2 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया। लाखों का माल जब्त कर लिया गया। संकट की इस भीषण घड़ी में उनके पुराने मित्र सुरेंद्र त्रिपाठी ने उनका साथ दिया। वे स्थानीय पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत पहचान रखते थे। उन्होंने अप्रोच लगाकर मामला खत्म करवाया। 2 करोड़ के बजाय सिर्फ 25 लाख जुर्माना ही भरना पड़ा। गोदाम भी खुल गया, जब्त माल भी छूट गया और साथ ही साथ केस खत्म करवा दिया। यह सब सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र त्रिपाठी की मदद से संभव हो पाया था। ऐसे बुरे वक्त में उनके सगे जीजा, जो कि भूतपूर्व सांसद थे, और कुछ अन्य करीबी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया था। तब सुरेंद्र त्रिपाठी ने उनके हद से ज्यादा मदद की थी, रात दिन भाग दौड़ की थी और कईयों के एहसान अपने सिर पर लिया। गणेश जी ने दिल से सुरेंद्र त्रिपाठी के बड़े शुक्रगुजार थे। उनकी कृतज्ञता का ये आलम था कि यदि सुरेंद्र त्रिपाठी उनकी जान भी मांगते तो वो ना नहीं कर पाते। 3-4 महीने बाद जब सारा मामला ठंडा हुआ, परिवार में सुकून के दिन लौटे, तो एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान सुरेंद्र त्रिपाठी ने गणेश तिवारी से अपने बेटे के लिए रूपा का हाथ मांग लिया। रंजन एक मध्यम वर्गीय सोच रखने वाला लाखों लड़कों की तरह ही एक लड़का था,
जिसकी दुनिया दुकान, घर और कचहरी तक सीमित थी। देखा जाए तो न तो सामाजिक लिहाज से दोनों परिवारों में रिश्ता होने लायक मेल था और न ही रूपा के सामने रंजन कहीं ठहरता था। मगर फिर भी एहसान के बोझ तले गणेश जी इनकार ना कर सके। पिछले दिनों के संकट के दिनों की गहमागहमी और इस संकट से निकालने में सुरेंद्र त्रिपाठी का योगदान रूपा से छुपा नहीं था। उन दिनों वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने कम हो गए थे। रंजन उसे जरा भी पसंद नहीं था, मगर फिर भी उसने बेमन से हाँ कर दी। 2 महीने बाद एक सुरुचिपूर्ण समारोह में रंजन और रूपा का विवाह हो गया। इस बार चूंकि लड़के वाले अपेक्षाकृत कम हैसियत वाले थे, इसलिए विवाह का आयोजन उतना भव्य और धूमधाम वाला नहीं था जितना रेणु के विवाह में था। दुल्हन के श्रृंगार में रूपा पर कुछ ऐसा रूप चढ़ा था कि चारों तरफ वाह वाह हो गई थी। रंजन अपनी किस्मत पर फूला नहीं समाता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किस्मत उसके लिए इतनी खुशियां लेकर आएगी। उसे अपना दामन छोटा लगने लगा। सारी जिंदगी हमेशा सबसे अव्वल रहने वाली रूपा अपने जीवन में इतने अहम मोड़ पर बिछड़ गई थी। उनके बचपन में रेणु द्वारा भोलेपन में कही गई बात, तेरा दूल्हा काला कलूटा होगा, मानो आज साफ बनकर सच हो रहा था। ये टिस ये कसक उसे चैन नहीं लेने देती थी। पूरे विवाह समारोह के दौरान वो खिंची खिंची रही। हर रीति रिवाज को बेमन से निभाती रही। वरमाला हो, फेरे हो, श्लोक सुनाई हो या विदाई, यंत्रवत से हर रस्म निभाती रही। विदाई से पहले वर वधू के जुआ खेलने के दौरान जब रंजन ने पानी में मुंदरी ढूंढने के दौरान उसका हाथ शरारत से पकड़ लिया तो उसने बड़ी बेरुखी से उसका हाथ झटक लिया। रंजन को भी थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि रूपा कुछ असहज है, मगर उसने उसे एक बेटी द्वारा पिता का घर छोड़ने की वेदना ही समझा। उसके मन ही मन प्रण कर लिया कि वह रूपा को इतना प्यार देगा कि वह अपना मायका भूल जाएगी, उसे कभी किसी बात के लिए शिकायत का मौका नहीं देगा। मगर सुहाने सपने अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। रंजन को क्या मालूम था कि जिस मूर्त को उसने मन मंदिर में इतने प्यार से बिठाया था, उसकी पूजा करने लगा था, उस मूर्त में प्राण नहीं थे, जज्बात नहीं थे, प्यार मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। रूपा विदा होकर ससुराल आ गई। रंजन के लिए एक एक पल सदियों के समान बीत रहा था। उसका बस चलता तो अभी ही रात कर देता। खैर, मुंह दिखाई की रस्म और दिन में 2-3 घंटे आराम के बाद आखिरकार मिलन की बेला आ ही गई। रंजन ने बड़े अरमानों से अपना कमरा सजवाया था। दिल में हजारों अरमान लिए उसने सुहाग कक्ष में प्रवेश किया। उम्मीद के मुताबिक फूलों की सजी सेज पर रूपा बैठी थी। मीठी मीठी अनुराग भरी अनुभूतियों के साथ वो पलंग पर रूपा के बगल में बैठ गया। दिल में अरमानों का सागर हिलोरे मार रहा था। आंखों में सजीले सपने तैर रहे थे। लबों पर मीठी मुस्कान खिल रही थी। रूपा ने सिर उठाया। रंजन के कुछ बोल पाने से पहले ही उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, रंजन मीठे स्वर में बोला। उसे नहीं मालूम था कि अरमानों के सुलगते शोले पर बेरुखी की बारिश होने वाली है। जी देखिए, मैंने यह शादी अपनी खुशी और मर्जी से नहीं की है। आप मुझे पति के रूप में जरा भी पसंद नहीं है। आपके पापा ने हमारे परिवार पर जो एहसान किया था, इस वजह से मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर सकी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का मिलन ही नहीं होता है, बल्कि दिलों का मिलन होता है, और मेरे दिल में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आज की रात यदि सिर्फ मेरा शरीर हासिल करना है तो आप कर सकते हैं, मगर आपका यह कृत्य मेरे लिए बलात्कार ही होगा। मैं दिल से इस मिलन को कबूल नहीं कर सकती। बाकी आपकी मर्जी। मुझे जो कहना था कह दिया, कहकर रूपा ने सिर झुका लिया। यह शब्द पिघले शीशे की तरह रंजन के कानों में पड़े। उसे दुनिया डोलती सी महसूस हुई। कई क्षण तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे। होठ सूख गए, गले में गोला सा अटकने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका, खुद पर जब्त किया और बोला, नहीं रूपा, मेरे लिए भी आज की रात का मतलब सिर्फ तुम्हारा शरीर हासिल करना नहीं है। उस शरीर को हासिल करके भी क्या होगा जिसके अंदर धड़कते दिल की किसी धड़कन में मेरा नाम ही नहीं है। मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। विश्वास रखना, जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूंगा। एक क्षण को चुप्पी सी छाई रही।
रंजन ने पलंग के सिरहाने रखा तकिया उठाया, पलंग का घेरा काटकर दूसरी ओर पहुंचा और रूपा की ओर पीट करके लिटती हुई बोला, तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। रूपा ने भी चुपचाप उसकी ओर पीठ फेर ली और लेट गई। कमरे में एसी चलता रहा, मगर एक सुलगते रिश्ते की तासीर कमरे से भी अधिक ठंडी हो रही थी। सुहाग सेज पर सजे फूल फिजा को महकाते रहे, मगर उल्फत और समर्पण का महकता रिश्ता अपनी खुशबू खो रहा था। मिलन की रैना बीती। आफताब ने फिर से अपने नूर से दुनिया को रोशन किया, मगर रंजन के वैवाहिक जीवन की काली रात तो जाने कितनी लंबी थी। उसके हसरतों का सूरज तो शायद हमेशा के लिए डूब चुका था। रंजन ने अपने दिल का दर्द किसी पर जाहिर नहीं किया, हर किसी के सामने यूं जाहिर करता मानो उसका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद है। दिन में सबके सामने वो आम पति पत्नी की तरह व्यवहार करते और रात में दोनों एक ही पलंग पर इस तरह सो जाते मानो ट्रेन में आमने सामने के बर्थ पर दो अनजान मुसाफिर। जाने किस्मत ने उनके लिए क्या सोच रखा था। ये थी सुहाग रात की अनसुनी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या आपके साथ भी बीती है ये दर्द भरी सुहाग रात? ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। और हाँ, जाते जाते कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।